हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। लास्ट वीडियो में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए हम लोगों ने जो मोहर सर्कल होता है कंबाइंड स्ट्रेसेस का, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमने देखा कि किस तरह से हम लोग बेंडिंग एंड टॉर्शन के केस में जब कंबाइंड लोडिंग हो रही होगी तो हम लोग किस तरह से मोहर सर्कल डायग्राम बना सकते हैं और सोल्यूशन जो हमारा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन कंडीशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देन उसके बाद देखेंगे कि किसी ऑब्लिक प्लेन पे किस तरह से मैं नॉर्मल स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, प्रिंसिपल स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, हम वो सब आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि स्टार्टिंग टू एंड वीडियो को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। आपके जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग योर सेमेस्टर एग्जाम्स, आपके जो सिलेबस हैं उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे और उसके साथ ही ये जो मॉड्यूल है हमारा वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, दैट इज प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। तो प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन कंडीशन को समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर दो डायग्राम्स बना करके रखे हैं, जिसमें एक डायग्राम में जो एलिमेंट है उसमें मैंने स्ट्रेसेस को शो किया है और दूसरे डायग्राम में यहाँ मैंने स्ट्रेन्स को शो किया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्लेन स्ट्रेसेस कंडीशन के बारे में, देन हम लोग प्लेन स्ट्रेन कंडीशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर एक लाइन में कंक्लूड करना हो कि कोई आपसे पूछे कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है तो आप कैसे बताएंगे? प्लेन स्ट्रेस कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट है उसमें आप सिर्फ किन्हीं दो डायरेक्शन में स्ट्रेस कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि अगर आप एक्स वाई जेड सिस्टम ले रहे हैं तो सिग्मा जो आपका सिग्मा एक्स है और सिग्मा वाई है वो आपका नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली जो सिग्मा जेड है यानी कि थर्ड एक्सिस के अलोंग जो आपका स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है वो जीरो होगा। ठीक है, तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होगी? सिंपल, आपके किन्हीं दो एक्सिस के अबाउट स्ट्रेस होगा, यानी कि दो डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा, लेकिन थर्ड डायरेक्शन में जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए काफी डिटेल के साथ लिखी है, वो ये है। देखिए, स्ट्रेस आपके पास यहाँ पर थ्री डायमेंशन एलिमेंट है, यहाँ पर कोई एलिमेंट आपने लिया है तो उसके आपके पास जेड फेस, एक्स फेस, वाई फेस, तीनों फेस हैं। तीनों फेस में आपको यहाँ पर स्ट्रेसेस हो सकते हैं, बट क्योंकि अगर ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है तो जैसे कि मैंने बताया जेड एक्सिस में लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा जेड क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। ठीक है, सिग्मा जेड हमेशा जीरो होगा। अब स्ट्रेस तो जीरो हो गया जेड डायरेक्शन में, तो क्या इसका मतलब ये है कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में स्ट्रेन भी जीरो होगा? तो एक बार स्ट्रेन के बारे में देख लेते हैं। तो स्ट्रेन की जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि स्ट्रेन जो है जेड डायरेक्शन में, यानी कि एप्सिलॉन जेड जो है, एप्सिलॉन जेड विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये होगा आपका प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में? सिग्मा जेड इज इक्वल टू जीरो बट एप्सिलॉन जेड नॉर्मल स्ट्रेस will be zero but normal strain will not be equal to zero। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो वो कंडीशन कौन सी होगी? वो कंडीशन होगी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। साथ ही साथ आप देखेंगे जो तीसरा डायरेक्शन है, यानी कि जैसे कि मैंने जेड डायरेक्शन को लेके चला है, तो जेड डायरेक्शन के अलोंग लगने वाले जो शियर स्ट्रेसेस हैं जैसे कि टाउ एक्स जेड, टाउ वाई जेड, साथ ही साथ जेड फेस पे लगने वाले स्ट्रेसेस यानी कि टाउ जेड एक्स, टाउ जेड y both will be equal to zero। So जो उसके shear स्ट्रेस होंगे z डायरेक्शन के अलॉन्ग लगने वाले वो सारे shear स्ट्रेसेस जीरो होंगे। तो अगर ये अप्लाइड shear स्ट्रेस है तो ये क्या होते हैं? उनके कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस होते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जब हम लोगों ने नोटेशन पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर नॉमेनक्लेचर देखते हैं shear स्ट्रेसेस का, तो ये जो फर्स्ट वाला टर्म होता है ये बताता है कि किस फेस में है और सेकेंड वाला बताता है कि किस डायरेक्शन में है। और अगर यहाँ पर टाउ वाई जेड जीरो है तो डेफिनेटली आपका टाउ जेड वाई भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेसेस क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर से याद होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के बारे में? प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बहुत आसान भाषा में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा जो थर्ड डायमेंशन के अलोंग वो जीरो होगा, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेन जो है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, बट बाकी जो स्ट्रेन होंगे, ठीक है, अलोंग दी थर्ड डायरेक्शन वो हमेशा यहाँ जीरो होंगे। देखेंगे आप जो आपका गामा वाई जेड है वो जीरो है, गामा एक्स जेड है जो यहाँ पर वो जीरो है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो नॉर्मल स्ट्रेन जीरो नहीं होगा थर्ड डायरेक्शन के अलोंग, लेकिन जो शियर स्ट्रेन्स हैं थर्ड डायरेक्शन के अलोंग वो जीरो होंगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी। अब
आगे आते हैं हम लोग प्लेन स्ट्रेन कंडीशन के बारे में। तो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन कब बोलेंगे? जब आपके पास किन्हीं दो डायरेक्शन में स्ट्रेन होगा, नॉर्मल स्ट्रेन होगा, और जो तीसरा डायरेक्शन है उसमें नॉर्मल स्ट्रेन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसको मैं बोलूंगा प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। यानी कि आपका एप्सिलॉन एक्स एंड एप्सिलॉन वाई दे मे नॉट बी इक्वल टू 0, बट डेफिनेटली एप्सिलॉन जेड यानी कि स्ट्रेन अलोंग द थर्ड डायरेक्शन और द थर्ड डायमेंशन विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पर ऐसे कंडीशन को मैं बोल पाऊंगा प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। तो ये जो है ये एसेंशियल कंडीशन है प्लेन स्ट्रेन की, प्लेन स्ट्रेन की जो कंडीशन है ये, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन आपको देखने कैसे मिल सकती है? जैसे कि देखिए आप, तो यहां पर एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है, और ये ब्लॉक दो रिजिड वॉल्स के बीच में इस तरह से फिक्स है, ठीक है, ये आपके रिजिड वॉल्स हैं। नाउ इसको मैं इस डायरेक्शन में, ये है आपका एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ये है आपका वाई डायरेक्शन और ये है आपका जेड डायरेक्शन, ऐसा मैं यहां पर लेके चल रहा हूं। तो एक्स डायरेक्शन में यहां पर मैं इसको लोड लगाता हूं, कोई कंप्रेसिव लोड, तो एक सिग्मा एक्स यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है इसमें, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको जब एक्स डायरेक्शन में हम लोग कंप्रेस करेंगे, अब इसका अगर कोई पॉइजन रेशियो म्यू है, म्यू अगर इसका पॉइजन रेशियो, और ये मटेरियल जो है वो कंप्रेसिबल है ना, इनकम्प्रेस, ये आपका कंप्रेसिबल कोई मटेरियल है, यानी कि म्यू जो है दैट इज लेस देन 0.5 इस तरीके से है, तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में ये होगा कि जब हम लोग इसको एक्स डायरेक्शन में कंप्रेस करेंगे तो बाकी डायरेक्शन में इसकी जो मोटाई है वो बढ़ने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो जैसे कि एक्स डायरेक्शन में इसका डायमेंशन एल था, सपोज ये इसकी लेंथ थी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब लेंथ के अलोंग जब मैं उसको कंप्रेस करूंगा तो उसकी जो मोटाई है वो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में ये फ्री है मूव करने के लिए, तो जब मैं इसको एक्स डायरेक्शन से पुश करूंगा इस मटेरियल को, तो ये अपने वाई डायरेक्शन में के अलोंग डिफॉर्म हो पाएगा। लेकिन जेड डायरेक्शन में मैंने क्या फिट कर दी है, एक रिजिड वॉल यहां पर लगा दी है, तो रिजिड वॉल है, दैट्स व्हाई क्या हो गया, यहां पर जेड डायरेक्शन के अलोंग ये डिफॉर्म नहीं हो पाया, डिफॉर्म नहीं हो पाया, तो क्या हो गया यहां पर जो है एप्सिलॉन जेड, यहां पर नॉर्मल स्ट्रेन जो है जेड डायरेक्शन के अलोंग 0 हो गया, ठीक है। बट ऐसा होने पे क्या हुआ, ध्यान दीजिए, क्या जब मैंने लोड लगाया तो ये वाई डायरेक्शन में जब ये फैल सकता था तो ये जेड डायरेक्शन में भी फैलता, ठीक है, लंबाई घट रही तो मोटाई इसकी बढ़ेगी, तो ये जेड डायरेक्शन में ये फैलना चाहेगी, एक्सपैंड होना चाहेगी मटेरियल, ठीक है, और ऐसा करने के लिए वो क्या करेगी, इस वॉल को पुश करेगी, ठीक है, इस वॉल को धक्का देगी, तो इसके कारण वॉल क्या करेगी, एक रिएक्शन फोर्स यहां जनरेट करेगी, जिसके कारण अलोंग जेड डायरेक्शन एक कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, ठीक है, अ कंप्रेसिव स्ट्रेस विल सेट अप। समझ आया? समझने में बहुत ही आसानी है कि मैंने एक्स डायरेक्शन में इसको कंप्रेस किया, ये वाई में आराम से फैल सकता था, तो जितना स्ट्रेन पॉसिबल था वाई डायरेक्शन में मुझे मिल गया, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में भी स्ट्रेन आ गया एप्सिलॉन एक्स, एंड वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेन आ गया एप्सिलॉन वाई, लेकिन जेड डायरेक्शन में रिजिड वॉल थी तो वो जेड डायरेक्शन में वहां पर वो डिफॉर्म नहीं हो पाया, ठीक है, दैट्स व्हाई स्ट्रेन क्या हो गया, जो चेंज इन लेंथ थी वो 0 हो गई, तो स्ट्रेन दैट इज डेल एल अपॉन एल, यहां से क्या हो गया, ये 0 हो गया एप्सिलॉन जेड। बट ये चाहती थी एक्सपैंड होना जेड डायरेक्शन में, तो अभी भी ये जो मटेरियल है वो जेड डायरेक्शन के अलोंग बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इस कोशिश के चलते क्या करेगा, रिजिड वॉल्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ, तो इसके कारण जो वॉल है वो एक रिएक्शन फोर्स सेटअप करेगी जो कि कंप्रेसिव इन सेंस होगा यहां पर, ठीक है, तो यहां पर एक कंप्रेसिव स्ट्रेस सेटअप हो जाएगा। तो जो तीसरा डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन, उसमें आपको देखने को मिला कि स्ट्रेन तो 0 हो गया, एप्सिलॉन जेड तो 0 हो गया, लेकिन जो स्ट्रेस था सिग्मा जेड वो यहां पर नॉन जीरो हो गया, इट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, जहां पर आपके पास जो स्ट्रेन होता है थर्ड एक्सिस के अलोंग वो 0 होता है, बट स्ट्रेस 0 नहीं होता। इसके उलट अगर जब मैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन की बात करूंगा तो थर्ड एक्सिस के अलोंग जो आपका स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा, वो 0 होगा, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेन 0 नहीं होगा, ठीक है। और बाकी चीजें जो है वो किससे डील करती हैं, वो डील करती है शियर स्ट्रेन से। तो शियर स्ट्रेन की कंडीशन आपको याद रखनी कि क्या क्या स्थितियां होने वाली है शियर स्ट्रेन के साथ इन कंडीशन ऑफ प्लेन स्ट्रेसेस एंड प्लेन स्ट्रेन, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है। कहां से पूछा जा चुका है? प्लेन स्ट्रेसेस से एंड प्लेन स्ट्रेन से, नॉर्मल स्ट्रेन के बारे में, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में, शियर स्ट्रेसेस के, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन के बारे में नहीं पूछा है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये जो टेबल मैंने बनाया है इसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देखते हैं हम लोग क्या कंक्लूजन मिल रहा है हम लोगों को। हमको कंक्लूजन मिल रहा है कि जो आपका
जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अलावा जितने भी शियर स्ट्रेसेस हैं या जेड प्लेन में लगना जितने भी शियर स्ट्रेस है वो सारे जीरो हैं, ठीक है। यहां पर भी जो जेड डायरेक्शन में लगना जितने भी शियर स्ट्रेसेस है वो जीरो हैं, तो जेड डायरेक्शन जितने भी शियर स्ट्रेन्स है वो भी यहां पर आपको जीरो देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर भी आप लोग को जेड एक्सिस के अलावा जितने शियर स्ट्रेस है वो आपको जीरो देखने को मिल रहे हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि चाहे प्लेन स्ट्रेस का कंडीशन हो चाहे प्लेन स्ट्रेन का कंडीशन हो, जो शियर स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेन होंगे अलोंग दी थर्ड डायरेक्शन वो हमेशा क्या होंगे? जीरो होंगे, चाहे आप कोई सी भी कंडीशन ले रहे हो। जो भी चेंजेस होंगे वो किस में होंगे? वो नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यूज में होंगे। सो दिस वाज अबाउट प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। तो अब जैसे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस समझा था, उसी तरह से अब हमारे पास फॉर्मूले होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन के, जिसके थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी ऑब्लिक प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेन है और शियर स्ट्रेन है उसकी क्या वैल्यू होने वाली है किसी गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस के लिए, या अगर आपको प्लेन स्ट्रेन कंडीशन दी हुई है तो उस कंडीशन में आपके पास किस तरह से हम लोग उस एलिमेंट के लिए प्रिंसिपल स्ट्रेन यानी कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल जो स्ट्रेन है वो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। देन शियर स्ट्रेन की वैल्यू, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी लोकेशन क्या होगी, प्रिंसिपल प्लेन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये सब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। फॉर्मूले जो है इनसे जो आंसर मिलता है, जैसे कि यहाँ से मैं निकालना चाहूँ यानी कि स्ट्रेन की वैल्यू के बेसिस पे निकालना चाहूँ कि प्रिंसिपल प्लेन कहाँ पर है, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेन का है, तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एंड प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सेम होने वाला है, ठीक है। तो यहां से जो आंसर मिलेगा यानी कि स्ट्रेन के इक्वेशंस को यूज करते हुए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन के इक्वेशन का यूज करते हुए जो आपको आंसर मिलने वाला है वही आंसर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस के फॉर्मूले को यूज करके मिलने वाला है इन केस ऑफ लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन एंड प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो देखते हैं, यहां पर मैं आपके लिए एक एलिमेंट बनाने वाला हूं, ये एलिमेंट है, ओके। इसके x डायरेक्शन के अलोंग नॉर्मल स्ट्रेन है एप्सिलॉन x, y डायरेक्शन के अलोंग है एप्सिलॉन y, ओके। सो इधर जो शियर स्ट्रेन है दैट इज गामा एक्स वाई एंड इधर जो कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है दैट इज गामा वाई एक्स, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड, जो भी शियर स्ट्रेन है इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इट इज वेरी क्लियर, ओके। अब यहाँ पर एक मैं ऑब्लिक प्लेन ले लेता हूँ, जितना भी साइन कन्वेंशन था ऑब्लिक प्लेन्स के लिए, थीटा के लिए, टाउ के लिए हम लोगों ने जो देखा हुआ है प्रीवियसली, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि हम इस तरह से क्यों प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो साइन कन्वेंशन हम लोगों ने स्ट्रेसेस के लिए लिए थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस के लिए थे, सेम वही साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ स्ट्रेन के लिए भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्लिक प्लेन ले लेता हूँ जो कि हमारा वर्टिकल प्लेन ए एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन बी, यहाँ पर जो वर्टिकल प्लेन है उससे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री इंक्लाइंड है ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। अब मैं इसके लिए नॉर्मल स्ट्रेन की वैल्यू लिखना चाहूं कि इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेन कितना आएगा, तो नॉर्मल स्ट्रेन के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन है दैट इज एप्सिलॉन एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 cos 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल स्ट्रेन। इस फॉर्मूले में आप लोग सिंपली थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, जितनी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है आप पुट कीजिए, आपको उस पर्टिकुलर ऑब्लिक प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देन शियर स्ट्रेन ऑन एन ऑब्लिक प्लेन, शियर स्ट्रेन ऑन एन ऑब्लिक प्लेन, ऑब्लिक प्लेन ये कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है गामा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर आप लोग को फॉर्मूले याद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस की, तो वहां जो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला था ये लगभग वैसा ही दिख रहा है। सिग्मा एक्स की जगह एप्सिलॉन एक्स आ गया है, सिग्मा वाई की जगह एप्सिलॉन वाई आ गया है, और टाउ एक्स वाई की जगह क्या आ गया है, गामा एक्स वाई बाई 2 आ गया है, ठीक है। गामा एक्स वाई बाई 2 यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई है स्ट्रेस की जगह। तो ये आपके पास फॉर्मूला है नॉर्मल स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन फाइंड आउट करने का। अब आप यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेन
प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा? प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होगा जिस प्लेन पर नॉर्मल शियर स्ट्रेस जो है वो जीरो होता है। शियर स्ट्रेस जीरो होगा वहां पर, तो ऑब्वियसली वहां पर शियर स्ट्रेन भी क्या होगा? जीरो होगा। सो गामा विल बी जीरो एट प्रिंसिपल प्लेन। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसमें गामा की जगह जीरो पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये मिल जाएगा हमको। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू गामा एक्स वाई अपॉन एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई। ये हो सकता है, ये बन जाएगा आपके पास tan 2 थीटा। तो यहां से थीटा या थीटा पी हम लिखते हैं प्रिंसिपल प्लेन, हो जाएगा हाफ tan इनवर्स गामा एक्स वाई अपॉन एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, सो सिमिलरली हम लोग देखते हैं यहां पर लोकेशन ऑफ प्लेन ऑफ मैक्सिमम shear strain, मैक्सिमम shear strain। ठीक है, तो मैक्सिमम shear strain के लिए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको थीटा के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि जिस प्लेन पे हमको मैक्सिमम shear strain मिलने वाला है वहां पर क्या होगा? d गामा बाई d थीटा विल बी इक्वल टू जीरो। ये होगा आपके लिए। ठीक है, तो यहां से जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा फाई की वैल्यू, फाई विल बी इक्वल टू हाफ tan इनवर्स माइनस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई अपॉन गामा एक्स वाई। ठीक है, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको पुराने फॉर्मूले याद हैं, यानी कि स्ट्रेस के टर्म में जो फॉर्मूले हैं अगर आपको याद है तो आपको मैं बता दूं कि आपको क्या करना है, बस सिग्मा एक्स की जगह एप्सिलॉन एक्स रखना है, सिग्मा वाई की जगह एप्सिलॉन वाई रखना है, एंड आपको टाउ एक्स वाई की जगह गामा एक्स वाई बाई 2 ये वैल्यूज आपको पुट कर देनी है। सारा का सारा जो फॉर्मूला है वो आपके लिए मिल जाएगा आपको। ठीक है, नाउ सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना है, यानी कि आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 फाइंड आउट करने के लिए सेम जो हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला था उसी के एनालॉगस इस कंसेप्ट को याद रखते हुए, इस लॉजिक को याद रखते हुए हम लिखते जाते हैं एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, ये यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेन हम लोग को फाइंड आउट करना हो, अगर शियर स्ट्रेन, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी गामा मैक्स बाई 2 इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाई 2। सो दिस इज इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। ठीक है, इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेन जो है आपका दैट इज गामा मैक्स बाई 2 इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं आगे दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन की वैल्यू है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हम लोग को डिफरेंट कंडीशन में जो आपके फॉर्मूले हैं, यानी कि आपके पास लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन हो, चाहे लोकेशन ऑफ प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेन हो, ठीक है, उसके बाद आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन, ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं। आपको जैसे कि मैंने बताया कि आपको क्या करना है, जो शियर स्ट्रेस वाले फॉर्मूले हम लोगों ने प्रीवियसली देखे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस के केस में, उसमें आपको सिग्मा एक्स की जगह एप्सिलॉन एक्स, सिग्मा वाई की जगह एप्सिलॉन वाई एंड टाउ एक्स वाई की जगह गामा एक्स वाई यहाँ पर रख देना है। तो अब हम देखते हैं स्ट्रेन रोसेट के बारे में। स्ट्रेन रोसेट क्या चीज है? स्ट्रेन रोसेट यानी कि आपके पास देखिए स्ट्रेन को मेजर करना है आप लोगों को, ठीक है। तो स्ट्रेन को मेजर करा जाता है, कभी भी हम लोग ने इनिशियली ये चीज पढ़ी हुई थी कि स्ट्रेन को डायरेक्टली मेजर किया जाता है, देन उसके बाद
हम लोगों के पास जो भी कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन है उसको यूज करके हम लोग स्ट्रेन के थ्रू देन स्ट्रेस की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेन को जो डिवाइसेस मेजर करती हैं, जो गेजेस होते हैं, जो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि स्ट्रेन की वैल्यू को मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेन गेज। ठीक है, स्ट्रेन गेज। ओके, तो जैसे कि सपोज आपके पास कोई यहाँ रॉड है, एक सिलेंड्रिकल रॉड में यहाँ ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर लोड लग रहा है इसमें एक्सीएल। अब यहाँ पर बीच में आप एक स्ट्रेन गेज फिट कर देते हो। ठीक है, स्ट्रेन गेज फिट कर देते हो और इसको किसी डिवाइस, किसी आउटपुट डिवाइस में हम लोग देखते हैं कि इसकी रीडिंग्स क्या है। तो इस स्ट्रेन गेज के थ्रू हम लोग फिर देख पाएंगे स्क्रीन पे हमारे कि भाई कि स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन गेजेस जो होते हैं, इसको हम किसी भी कंपोनेंट में यहाँ पर फिट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर स्ट्रेन गेज फिट है तो ये स्ट्रेन गेज क्या करेगा, इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन की वैल्यू होगी उसको यहाँ पर बताएगा। जैसे ये स्ट्रेच होगा, ठीक है, जैसे ये स्ट्रेच होगा तो जो स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसमें, ये स्ट्रेन गेज से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या बता रहा है, अगर ये आपको डायग्राम में ऐसा स्ट्रेन गेज में एज अ बॉक्स, एज अ रेक्टेंगुलर यहाँ ड्रॉ किया हूँ, तो इसके परपेंडिकुलर एक सेक्शन काटिए, तो ये जो डायरेक्शन है ये वो डायरेक्शन है जिसके अलॉन्ग स्ट्रेन की वैल्यू आपको ये स्ट्रेन गेज बताने वाला है। ठीक है, तो अब स्ट्रेन रोसेट में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के लिए हम लोग देखते हैं कि उसमें जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो क्या क्या है, यानी कि जो एप्सिलॉन एक्स है, एप्सिलॉन वाई है एंड गामा एक्स वाई की जो वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर मेंबर के लिए क्या है, उस कंपोनेंट के लिए क्या है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो स्ट्रेन गेजेस हैं उनको डिफरेंट अरेंजमेंट्स में यूज करते हैं एंड दैट इज नोन एज स्ट्रेन रोसेट। अब स्ट्रेन रोसेट के थ्रू हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन निकालने के लिए यानी कि हमको एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड गामा एक्स वाई जब ये फाइंड आउट करना होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन का इक्वेशन होता है, एप्सिलॉन एन का जो इक्वेशन था और जो गामा का इक्वेशन था वो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। एप्सिलॉन एन का इक्वेशन क्या होता है, सिग्मा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, ये होता है आपके पास एप्सिलॉन एन की वैल्यू। देन गामा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूले हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट तरह से हम लोग नंबर ऑफ स्ट्रेन गेजेस को इस तरह से कंबाइन करते हैं कि हम इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए ये तीन वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहला जो स्ट्रेन रोसेट होता है वो है आपका डेल्टा टाइप, डेल्टा टाइप। ठीक है, और इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर स्ट्रेन रोसेट। ठीक है, इक्वी एंगुलर स्ट्रेन रोसेट। तो डेल्टा टाइप यानी कि क्या करेंगे हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स के अलोंग, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना करके उसके साइड्स के अलोंग हम लोग तीन स्ट्रेन गेजेस यहाँ पर फिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तीन स्ट्रेन गेजेस यहाँ पर आ गए, दिस इज गेज नंबर 1 2 3। ठीक है, अब इनके बीच के एंगल क्या होंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर इक्वी एंगुलर भी है, चाहे तो इसको आप डेल्टा टाइप में भी बोल सकते हो। तो इक्वी एंगुलर इसको तब बोलेंगे जब मैं इसको इस तरह से अरेंज ना करके इस तरह से अरेंज करूँ, यानी कि पहला स्ट्रेन गेज हो गया आपका इस डायरेक्शन यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे हो गया। दूसरा क्या कर दिया मैंने, दूसरा जो स्ट्रेन गेज है उसे मैंने यहाँ पर इसे 60 डिग्री पे लगा दिया, लाइक दिस। तो सेकंड स्ट्रेन गेज यहाँ 60 डिग्री पे लगा दिया। देन थर्ड जो है उसको सेकंड स्ट्रेन गेज के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री पे लगा दिया। तो इक्वल इंटरवल्स पे मैंने यहाँ पर तीनों स्ट्रेन गेजेस को फिट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेन गेजेस का सेटअप है, ये जो स्ट्रेन रोसेट है, इसको डेल्टा टाइप या इक्वी एंगुलर स्ट्रेन रोसेट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसके थ्रू सॉल्यूशन कैसे मिलता है, कैसे हमको मिलेगा एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड गामा एक्स वाई का वैल्यू, इसको समझना है। आपके पास जो फर्स्ट यहाँ पर स्ट्रेन गेज है, मैंने आपको बताया ये स्ट्रेन गेज क्या नापेगा, ये नॉर्मल स्ट्रेन नापेगा, नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन नापेगा और यहाँ पर एक प्लेन कौन सा डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तीनों स्ट्रेन गेज के लिए आपको थीटा की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट स्ट्रेन गेज आपका है थीटा इक्वल टू 0 पे, सेकंड है 60 डिग्री पे एंड थर्ड है यहाँ पर ये वाला आपका 120 डिग्री पे। ठीक है, तो थीटा की तीन वैल्यू है यहाँ पर, थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री,
थीटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा 3 इक्वल टू आपके पास है 120 डिग्री। ठीक है, तीन आपके पास थीटा की वैल्यूज हैं। जो आपके पास एप्सिलॉन एन का इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है आपके पास एप्सिलॉन एन का, उसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर थीटा की वैल्यूज पुट करती जानी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम 0 पुट करेंगे, देन सेकंड टाइम 60, देन थर्ड टाइम 120 पुट करेंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में और क्या गिवन रहेगा, इसके अलावा जो वैल्यू है एप्सिलॉन 1 आपको गिवन रहेगा, आपको एप्सिलॉन 2 गिवन रहेगा, आपको एप्सिलॉन 3 गिवन रहेगा। ठीक है, तो आपके सामने क्या आएगा रिजल्ट, आपको थीटा 1 और एप्सिलॉन 1 की वैल्यूज पुट करने पे आपको एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड गामा एक्स वाई, इस तरीके से इस वैल्यूज वाली एक फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। एप्सिलॉन 2 की इक्वेशन मिलेगी एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड गामा एक्स वाई के साथ। ठीक है, एप्सिलॉन 3 की आपको इक्वेशन मिलेगी एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड गामा एक्स वाई के साथ। ठीक है, तो तीन इक्वेशन आपको मिल जाएंगे और आपके पास तीन अननोन्स रहेंगे। इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड गामा एक्स वाई की। सो दिस वाज अबाउट डेल्टा टाइप और इक्विएंगुलर स्ट्रेन गेज। ठीक है, स्ट्रेन रोसेट। सेकंड देखते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर या फिर आप इसको स्क्वायर स्ट्रेन रोसेट ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर और ऑल्सो नोन एज स्क्वायर स्ट्रेन रोसेट। तो यहां पर फर्स्ट स्ट्रेन गेज जो होगा, स्ट्रेन गेज नंबर 1, ये रहेगा आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। सेकेंड जो रहेगा वो रहेगा आपका थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे एंड जो थर्ड होगा वो होगा आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। ठीक है, तो देखिए इसको रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोसेट बोलने का कारण आपको शायद समझ आ रहा होगा। जैसे कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर की बात करता हूं मैं, बेसिकली स्क्वायर है ये। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक में आपको ये रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोसेट के नाम से मिलेगा, तो इसको स्क्वायर स्ट्रेन रोसेट भी बोलते हैं। तो किसी स्क्वायर का अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो स्क्वायर का डायगोनल होता है इसका 45 डिग्री पे। ये जो पहला साइड है, ये वाला साइड जो हॉरिजॉन्टल साइड आपको दिख रहा है, ये है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, और जो ये वाला वर्टिकल साइड दिख रहा है, ये वर्टिकल साइड है आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल साइड, वर्टिकल साइड एंड डायगोनल, ये जो 1, 2 एंड 3, इन तीन लोकेशंस पे मैंने क्या कर दिए, स्ट्रेन गेजेस फिट कर दिए। तो मुझे यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोसेट मिल जाता है। ये क्या है, ये सभी थीटा की वैल्यूज हैं एंड मुझे जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा उसमें एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 यानी कि रीडिंग जो है ऑफ स्ट्रेन गेज नंबर 1, 2 एंड 3 मुझे गिवन होगी। अगेन मैं एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 एंड एप्सिलॉन 3 का इक्वेशन बनाऊंगा। कौन से फॉर्मूले को यूज करते हुए, एप्सिलॉन एन के फॉर्मूले को यूज करते हुए मुझे एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड गामा एक्स वाई के टर्म्स में तीन यहाँ पर इक्वेशन मिलेंगे। इन तीनों इक्वेशंस को जब मैं अगेन सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ पर एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड गामा एक्स वाई की जो वैल्यूज हैं उस पर्टिकुलर केस में मिल जाएंगी। इसके बाद मैं अगर चाहूं तो फिर जो मेरे पास फॉर्मूले थे ट्रांसफॉर्मेशन के, उसके थ्रू जो मैंने प्रिंसिपल प्लेन देखा, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन देखा मैंने, उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू देखी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन की वैल्यू देखी, ये सारी जो वैल्यूज हैं मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहां से एक बार मुझे एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड मिल जाए, सॉरी गामा एक्स वाई मिल जाए, तो इसके बाद मैं एप्सिलॉन 1 यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं मेरा जो प्रिंसिपल स्ट्रेन था, प्रिंसिपल स्ट्रेन मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पर गामा मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकता हूं, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन थीटा पी फाइंड आउट कर सकता हूं, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो इस तरह से मैं कैलकुलेशन यहाँ पर कर पाऊंगा एक बार जब मुझे ये सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो यूज होता है, ये यूज होता है आपके स्ट्रेन रोसेट का। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि स्ट्रेन रोसेट क्या होता है और उसका किस तरह से हमको इस्तेमाल करना होता है। तो स्ट्रेन रोसेट के प्रॉब्लम में सिंपली आपको याद रखना है कि दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला कि किस तरह का स्ट्रेन रोसेट बोल रहा है। ठीक है, आप लोगों ने बेसिकली यहाँ तीन तरीके के जो स्ट्रेन रोसेट है वो आप लोगों ने देख लिए हैं। आपको क्या दिया रहा होगा, साथ साथ में एक बार बता दिया कि किस सेटअप में अरेंज्ड है। उसके बाद जो तीन स्ट्रेन गेजेस हैं उनकी आपको रीडिंग दी होगी, आपको बस इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड गामा एक्स वाई आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान प्रोसीजर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग, अगर हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लें, यानी कि मैं निकाल लूँ एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 की वैल्यू निकाल लूँ, तो किस तरह से मैं यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू फिर फाइंड आउट कर पाऊंगा, ये देखते हैं।
तो अब देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेन के थ्रू हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है इनकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ठीक है, ये होगी। अब हम लोगों को देखना है कि किस तरह से अगर मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेन मालूम है तो उसको यूज करते हुए डायरेक्टली मैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू बता पाऊंगा। तो यहाँ पर मानते हैं कि मटेरियल का जो पॉइजन्स रेशियो है, पॉइजन्स रेशियो दैट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू, एंड सेकंड यहाँ पर लेते हैं जो यंग्स मॉडुलस है मटेरियल का, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो कैसा कंडीशन बन गया यहाँ पर, बाईएक्सियल कंडीशन बन गई। ठीक है, ये हो गया आपका एप्सिलॉन, या फिर यहाँ पर बोलते सिग्मा 1, ये हो जाएगा आपका सिग्मा 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, मटेरियल का जो पॉइजन रेशियो है वो म्यू है, यंग्स मॉडुलस ई है, तो जनरलाइज्ड हुक्स लॉ लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर रिलेट कर सकता हूँ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 को। ठीक है, एप्सिलॉन 1 हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 बाई ई। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा। एंड एप्सिलॉन 2 आपका बन जाएगा सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1 बाई ई। ये इक्वेशन बन रहा है आपका एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 का यूजिंग दी जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पर आपका बन रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोगों को सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज लानी है। तो सिग्मा 1 की वैल्यू सबसे पहले निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं म्यू का मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा म्यू, यहाँ हो जाएगा म्यू, यहाँ हो जाएगा म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को जोड़ते हैं तो मिलेगा एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 बाई ई। अब देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 बाई ई, और यहाँ म्यू प्लस म्यू इंटू सिग्मा 2 बाई, दोनों को जोड़ेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस, क्या बचेगा, सिर्फ माइनस म्यू स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 बाई ई बचेगा। सिग्मा 1 बाई ई कॉमन निकाल लेते हैं, तो सिग्मा 1 यहाँ से लिख लूंगा मैं ई इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन 2 अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में मैं डायरेक्टली एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 की वैल्यूज पुट करूंगा और मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेन यानी कि प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा 1 की वैल्यू मिल जाएगी। अगेन अब ये ना करके अब मुझे सिग्मा 2 की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं म्यू का मल्टीप्लाई करता हूं तो हो जाएगा म्यू इंटू एप्सिलॉन 1 म्यू इंटू सिग्मा 1 बाई ई, और यहाँ म्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दूंगा मैं तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, सिग्मा 2 का वैल्यू मिल जाएगा, तो हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्लस म्यू इंटू सिग्मा 1 बाई ई, और ये सेकंड इक्वेशन क्या मिल रहा है हमको, माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1 बाई ई। दोनों को जब जोड़ूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा यहाँ पर सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 बाई ई। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा 2 लिख सकता हूँ मैं ई इंटू म्यू इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो प्रिंसिपल स्ट्रेन है उसके थ्रू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो स्ट्रेन है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखा, प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू देखी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन की वैल्यू देखी, रिस्ट्रेन रॉसेट देखे। देन हमने लास्ट में देखा कि किस तरह से मैं प्रिंसिपल स्ट्रेन के थ्रू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को फाइंड आउट कर सकता हूँ। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 के हेल्प से सिग्मा 1 सिग्मा 2 को फाइंड आउट किया जा सकता है। ये सब हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स जो है पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मीन टाइम में जो आपके डाउट्स है वो मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरा और मेरे गेट एकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।